बीए थर्ड ईयर की क्लास में आज हम शुरू करते हैं पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल आज हम पढ़ेंगे। आखिरकार पुनर्जागरण काल किस प्रकार प्रारंभ हुआ, पुनर्जागरण के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं उसका हम अध्ययन करेंगे। तो हमने पहले अध्ययन कर चुके पुनर्जागरण का अर्थ क्या है, रेनेसां क्या है, फिर हमने इसके कारणों का अध्ययन कर लिया है। कारणों के अध्ययन के पश्चात आज जैसे कल कुछ परिणाम हमने पढ़ लिए थे, आज भी हम कुछ परिणामों का अध्ययन करेंगे। आखिरकार पुनर्जागरण के कारण क्या परिणाम हमारे सामने आए, तो पुनर्जागरण जो घटना है उसके क्या क्या परिणाम रहे। तो आखिरकार पुनर्जागरण जैसी विश्वव्यापी घटना, एक कह सकते यूरोप में घटित हुई परंतु विश्व को प्रभावित किया है, तो ऐसी घटना के क्या क्या परिणाम हुए। तो जो इसके कुछ परिणाम तो हम कल पढ़ चुके, अब आगे के परिणाम पढ़ रहे हैं। तो एक तो इसका है राष्ट्रीयता का विकास। राष्ट्रीयता का विकास हुआ, इससे जो पुनर्जागरण हुआ उसके कारण राष्ट्रीयता का विकास हुआ। नेशनलिटी को कह सकते हो कि उसको डेवलप किया गया और उसमें ज्यादा प्रचार हुआ। अब मैं आपको बता दूं राष्ट्रीयता का विकास किस प्रकार हुआ है। राष्ट्रीयता का विकास इस प्रकार हुआ है कि जो भी घटनाएं घटित हुई हैं सारी की सारी, उन घटनाओं में यह बात की गई कि जो हमारे देश का धन है, हमारे देश की जो बातें हैं, हमारे देश के जो संसाधन हैं, उस पर अन्य किसी का अधिकार नहीं है। सीधी सी बात क्या है कि पोप ने कह दिया धर्म युद्ध करने जाओ। अब इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति नहीं हो पर पोप के कहने पे उसे युद्ध करने जाना पड़ा, शामिल होना पड़ा। अब इसके बाद में कि इंग्लैंड या फ्रांस से धन मांगा, और किसके नाम पे, धर्म के नाम पर, और वो कहां पहुंचा, इटली में, रोम में पोप के पास पहुंच गया। तो इस प्रकार क्या हुआ कि वो लोग अपने जो संसाधन है, अपना देश है, उसकी चीजों को, उनके संसाधनों को किसी और से बांटना नहीं चाहते थे। तो इससे क्या है कि पुनर्जागरण ने राष्ट्रीयता की भावना का काफी विकास किया, उनमें राष्ट्र प्रेम जागृत किया। राष्ट्र प्रेम जागृत किया कि आप अपने, अगर किसी का भला करना है तो पहले राष्ट्र का भला करो, अपने राष्ट्र को सशक्त करो। तो राष्ट्र प्रेम की भावना इस समय प्रबल हुई। तो राष्ट्र प्रेम के कारण यहां पर राष्ट्रीयता काफी ज्यादा विकसित हुई थी। राष्ट्रीयता का विकास हो चुका है, नेशनलिटी बढ़ चुकी है। नेशनलिटी बढ़ने से क्या हुआ कि राष्ट्रीयता का विकास होने से प्रत्येक शासक जो था अपने राष्ट्र के हित में सोचने लगा। वह अब एक कह सकते हो कि पूरे यूरोपीय राज्यों के बारे में ना सोचकर अपने राष्ट्र को सर्वोपरि मानने लग गया और उसके लिए कार्य करना शुरू कर दिया। तो इससे क्या है, कई राष्ट्रों का विकास हुआ। अब राष्ट्रीयता का विकास होने से क्या है, आगे जाके एकीकरण भी हुए हैं, आगे जाके कई देशों का एकीकरण हुआ। तो राष्ट्रीयता का विकास इस समय की एक प्रमुख परिणाम कह सकते हैं, पुनर्जागरण काल के कारण दिखाई देता है। अब जो हम अगला जो परिणाम है वो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास क्या होता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में। वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है कंपैटिबिलिटी, यानी अगर मैंने यहां पे 500 ग्राम का बाट रखा हुआ है या 1 किलो का बाट रखा हुआ है, तो इधर 1 किलो चीज ही क्या है, वैज्ञानिक विधि है ये कि बराबर बात की गई कि पृथ्वी एक ग्रह है, सूरज के चक्कर लगाती है, क्या है, वैज्ञानिक विधि है, वैज्ञानिक विधि तो है यह भी। तो इस प्रकार विज्ञान का भी उस समय काफी ज्यादा बोलबाला रहा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जाने लग गया और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के कारण जो व्यवस्था है वो और अधिक बढ़ी। तो इस समय क्या हुआ, प्रमुख घटना क्या हुई, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण आने से लोगों ने क्या है कि अपना काफी विकास किया और अपने आप को काफी ज्यादा सुधार किया। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अलावा उस समय एक और परिणाम जो देखा गया वो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
अब मैं आपको बताता हूँ अभिव्यक्ति, यानी होता है कि जैसे हम क्या होता है कि आज हमारे पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम बात कर सकते हैं कि यह सरकार बुरी है, सरकार अच्छी है, ये आदमी अच्छा है, ये आदमी बुरा है, परंतु उस समय न तो वो राजाओं के बारे में कुछ कह सकते थे, न धर्म के बारे में कुछ कह सकते थे। अब हम बोलते हैं कि देखो पशु बलि उचित नहीं है, पशु बलि ठीक नहीं है, ये हम कह सकते हैं। आज भी कई जगह पे चढ़ती हैं पशु बलियां, पर पशु बलि उचित नहीं है, हम अपने विचार रख सकते हैं, अगला माने ना माने वो उसके ऊपर है, परंतु हम अपने विचार तो रख सकते हैं। परंतु पुनर्जागरण ऐसी घटना थी जिसने यूरोप वासियों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी, वो अपने विचार सबके सम्मुख रखना जानने लग गए, वो अब अपने विचार सबके सामने रखना शुरू कर दिया। क्यों रखना शुरू किया? कि पुनर्जागरण ने उनके मस्तिष्क की जो कह सकते हैं दृढ़ता थी, जो स्थिरता थी, उसे समाप्त किया और उनमें सोच विचार की गति प्रदान की। तो अब वो क्या है, उससे पहले पुनर्जागरण से पूर्व वो अभिव्यक्त नहीं कर सकते थे अपने आप को, अपनी बातें कह नहीं सकते थे, अगर कहते थे तो जला दिए जाते थे या मार दिए जाते थे। परंतु पुनर्जागरण ने क्या किया, उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसे? अपने आप को एक्सप्रेस करो, अपने आप को एक्सपोज करो, अपनी बातों को आप रख सकते हो, किसी प्रकार से आप किसी के दबाव में आके कुछ नहीं करोगे, आप अपनी बातें रख सकते हो। ये कब से शुरू हुआ है? पुनर्जागरण काल से शुरू हुआ है। फिर अगली जो बात है वो है भौतिकवादी दृष्टिकोण। भौतिकवादी दृष्टिकोण, ठीक है। अब हम बात करते हैं भौतिकवादी दृष्टिकोण पे। अब भौतिकवादी दृष्टिकोण होता क्या है? भौतिकवादी दृष्टिकोण में आपको एक इजी वे में पढ़ाऊं तो बात की गई पैसे के ऊपर कि हमें संपत्ति मिले, हमें धन मिले, हमारा विकास हो, ठीक है। मेरे को यानी ऐसी बात की जाती थी, जितने सादे सिंपल रहोगे उतना भगवान के करीब जाओगे, उतना आपका आध्यात्मिक जीवन अच्छा होगा। अब आध्यात्म को उन्होंने बाद में रखा, अपनी भौतिक सुख सुविधाओं को उन्होंने पहले रखा है। तो इससे क्या हुआ? पुनर्जागरण के कारण क्या है? भौतिकता का विकास हुआ है, भौतिकवादी दृष्टिकोण का विकास इस समय हुआ है। कैसे हुआ है? कि जो भी हर तरह की उनकी उपलब्धियां थी, वो उपलब्धि उन्होंने भौतिकता के लिए प्राप्त की। अब जैसे अगर इंग्लैंड कोई क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर रहा है तो उसने ये नहीं बोला कि मैंने धर्म के लिए विजय प्राप्त की, मैंने पोप के लिए विजय प्राप्त की है, नहीं, उसने किससे प्राप्त की? अपने राज्य को समृद्धि प्रदान करने के लिए, अपने राज्य में विस्तार करने के लिए उसने वृद्धि प्राप्त की है। अब कोई व्यक्ति अगर दूसरे क्षेत्र से व्यापारिक संबंध प्राप्त कर रहा है, वहां से व्यापारिक संबंध बना रहा है, तो उसने अपने धन के लिए किया है, अपनी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए कार्य किया है, न कि अन्य किसी कारण से। तो अब इस समय क्या है? भौतिकवादी दृष्टिकोण आ गया और जो मनुष्य है वो भौतिकवादी दृष्टिकोण के अनुरूप कार्य करना शुरू कर चुके थे। तो इस प्रकार हम हैं जो कि पुनर्जागरण के क्या क्या परिणाम हुए वो सारे के सारे पढ़ चुके हैं। अब एक और कारण, अब मैं एक क्वेश्चन बताता हूं, पुनर्जागरण का कारण क्या है, परिभाषा क्या है, ये हो चुका है, अब परिणाम भी हो चुके हैं हमारे। अब एक अगला क्वेश्चन बनता है, पुनर्जागरण की शुरुआत इटली से ही प्रारंभ क्यों हुई? बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि जो पुनर्जागरण की घटना है वो इटली से शुरू क्यों हुई? इतना बड़ा यूरोप है और कहीं से इस चीज की शुरुआत क्यों नहीं हुई? तो पुनर्जागरण की जो शुरुआत है वो आखिरकार इटली से क्यों हुई? इटली से पुनर्जागरण की शुरुआत क्यों हो रही है? इसके लिए क्या कारण थे? तो इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, आखिरकार पुनर्जागरण की शुरुआत इटली से क्यों हुई? तो मैं क्यों के पक्ष में बताए जाते हैं कारण, ठीक है, कि इस कारण से यहां पर शुरुआत हुई थी। तो अब हम पढ़ेंगे कि आखिरकार पुनर्जागरण की शुरुआत इटली में ही
क्यों हुई, उसके पीछे कौन कौन से कारण उत्तरदायी है। पहली बात तो यह है कि उस समय जो इटली है वो विदेशी व्यापार का केंद्र था। तो जो उस समय जो इटली है वो क्या है, विदेशी व्यापार का केंद्र है। विदेशी व्यापार का केंद्र क्या बना हुआ उस समय, इटली। जो भी विदेश से व्यापार होता था वह किसके द्वारा होता था, इटली के माध्यम से ही होता था। इटली वो पॉइंट बना हुआ था यूरोप का जहां से सभी देशों के साथ व्यापार किया जाता था। विदेशी व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र यह था। ठीक है, तो विदेशी व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र होने के कारण भी यहां पर क्या है, बहुत सी चीजों का जुड़ाव यहां पर था। विदेशी व्यापार केंद्र है तो विदेश से जितनी भी चीजें आई वो पहले कहां आई, इटली आई। ठीक है, कागज आया पहले कहां आया, इटली आया। मुद्रण कहां आया, इटली आया। क्यों आया, क्योंकि ये केंद्र था उस समय। तो विदेशी व्यापार केंद्र होने के कारण यहां पर क्या है, पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी। अगला है कि यहां पर समृद्ध नगरों के कारण, दूसरा है जो है समृद्ध नगरों के कारण। यहां पर जितने भी नगर हैं इटली के वो बहुत समृद्ध थे। रोम जो है उस समय का सबसे समृद्ध नगर माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि पूरे यूरोप का पैसा इससे मिलता था। पूरे यूरोप से पैसा उस समय इटली आता था। तो इटली में इतना ज्यादा व्यापार का केंद्र था तो वहां के लोग धनी थे, तो इसलिए बड़े बड़े समृद्ध नगर यहाँ स्थापित हुए। तो नगर स्थापित हुए तो नगर में जो चीज होती है वो हर ज्यादातर यानी कह सकते हैं इनकी मेंटेलिटी ग्रामीण क्षेत्रों की बजाय और ज्यादा विकसित होती है। और समृद्ध नगर क्या होता है कि वो अपने ओपन मेंटेलिटी के कारण ज्यादा जाने जाते हैं। उनकी मस्तिष्क की जो क्षमता है, वो सोचने की क्षमता है, वो थोड़ी बड़ी होती है। क्यों होती है, क्योंकि बहुत सी चीजों से वो डील करते हैं, है ना। तो इसके कारण क्या है, समृद्ध नगरों के कारण वो लोग इससे जुड़े हुए थे। तो समृद्धता इसका प्रमुख कारण रही। अब इसके बाद में अगला क्या है, समृद्ध नगरों की यहाँ पर बहुत अधिक थी, तो उससे फिर यहाँ पर जो तीसरा प्रमुख कारण है वो है यह धर्म का केंद्र भी था। धर्म का केंद्र क्यों है, क्योंकि रोम यहीं स्थित है। धर्म का केंद्र है, रोम यहीं स्थित है, पोप यहीं निवास करता है। तो धर्म से जुड़ी हुई जानकारी या धर्म में जो भी कमियां थी वो सबसे पहले किसे पता चलेगी, घर के आदमी को पता चलेगी। सबसे पहले किसको पता चलेगी, घर के आदमी को पता चलेगी। आखिरकार पोप या रोम में क्या कमियां थी, उस समय धर्म कैसा था, इस चीज के बारे में इटली के लोग जितना बता सकते हैं यूरोप का अन्य कोई देश नहीं बता सकता। तो धर्म की जो बात है वो इसके कारण यहाँ पर पुनर्जागरण की शुरुआत होती है, क्योंकि धर्म में जो कमियां थी वो सबसे पहले उजागर रोम में हुई और फिर इसी को प्रॉब्लम मानकर लोगों ने इसके विरोध करना शुरू कर दिया। फिर जो अगला जो चौथा कारण है वो है समृद्ध व्यापारी। समृद्ध व्यापारी व मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग, ठीक है। तो यहां पर इतने बड़े व्यापारिक केंद्र होने के कारण, समृद्ध नगर होने के कारण यहाँ पर बड़े बड़े व्यापारी रहते थे। अब कोई भी व्यापारी ऐसा नहीं था जो ना कि पोप से नाराज नहीं था, उस समय की व्यवस्थाओं से नाराज नहीं था, क्योंकि वह धन कमाना चाहता था और उस समय उनके समृद्धता में रोड़े अटक चुके थे। कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हो चुका था तुर्कों का और पोप विदेशी व्यापार करने नहीं दे रहा ढंग से। तो इसलिए क्या है, वो उस समय के समृद्ध व्यापारी थे, उनके पास जितना पैसा था उन्होंने सोचा कि आखिरकार हम किन के लिए पैसा खर्च करते हैं, इन पोपों के लिए जो हमें रोक रहा है। तो उन्होंने क्या किया, इस चीज को अवॉइड किया। फिर आगे बात की मध्यम वर्ग। इस समय क्या मध्यम वर्ग का भी उदय हो चुका था, मध्यम वर्ग अस्तित्व में आ चुका था। मध्यम वर्ग के लोगों ने इस समय क्या है, लोगों पर अपनी विचारधारा ज्यादा सौंपी। अब मध्यम वर्ग क्या होता है, न तो वो उच्च वर्ग का होता है, न वो निम्न वर्ग का होता है, बीच का होता है। तो उसमें मध्यम वर्ग में क्या होते हैं, मिडिल क्लास जो लोग होते हैं वो दोनों की स्थिति को प्राप्त कर, यानी उनके बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं। तो इनकी जो सोच या जो कार्य है ना वो काफी ज्यादा तुलनात्मक होते हैं। तो इस वर्ग के कारण भी पुनर्जागरण की शुरुआत
हुई थी। फिर इसके पश्चात क्योंकि धर्म का भी केंद्र है, विदेशी व्यापार केंद्र है, तो यहां पर क्या है, पूर्वी देशों के साथ इसके संपर्क है। ठीक है। अब उस समय कुस्तुंतुनिया पे अधिकार से पहले जो यूरोप के संबंध क्या है, यूरोप के संबंध रोम के द्वारा ही होते थे। रोम मतलब इटली के द्वारा ही वो सब काम होते थे। तो आखिरकार पूर्व के साथ जो संपर्क स्थापित कर रखा था वो किसने कर रखा था, इटली ने कर रखा था। इटली जितना पूर्व के साथ जुड़ा हुआ था उतना और कोई राष्ट्र जुड़ा हुआ नहीं था। तो पूर्व के साथ जुड़े होने के कारण भी यहाँ पर क्या है, पूर्व के ज्ञान और पूर्व की जो कह सकते हैं शिक्षा का इस पर प्रभाव पड़ा, और उन चीजों के प्रभाव के कारण यहाँ पर पुनर्जागरण हुआ है। तो पूर्व के साथ संपर्क होने के कारण भी इटली में पुनर्जागरण की शुरुआत हुई है। अब जो छठा है इसका ये है कि रोमन जो पुराना रोमन साम्राज्य है उसके साथ रोम का संबंध है। प्राचीन जो रोमन साम्राज्य है उसका संबंध किससे है, रोम से है। तो इसी कारण क्या है कि आखिरकार प्राचीन सभ्यताओं का केंद्र होने के कारण प्राचीन जो ज्ञान था वह भी रोम के अंदर ही था। तो प्राचीन रोमन ज्ञान या साहित्य वो कहाँ थे, रोम में मिले। क्यों मिले, क्योंकि रोमन साम्राज्य से उसका संबंध था। और इसी कारण क्या है कि जो प्राचीनता का जो साहित्य है वो इन्हें उपलब्ध हुआ, और उसी संपर्क के कारण लोग इन्हें ज्यादा कुछ मानते थे। फिर इसके पश्चात सातवां है वो है कुस्तुनतुनिया वासियों का रोम आगमन। कुस्तुनतुनिया पे जैसे तुर्कों का अधिकार हुआ तो उन्होंने क्या किया कि अब कुस्तुनतुनिया पे हर आदमी को तो बाहर नहीं निकाला। किसे बाहर निकाला उन्होंने, ईसाई को। ठीक है, ईसाई को निकाला। अब ईसाई किसके पास जाएगा, जहां पे इनका धर्म गुरु हो। ठीक है, तो ये कहां आ गए, रोम आ गए। तो इसी कारण कुस्तुनतुनिया से जो भी चीजें थी, ज्ञान था, जो विष्कार था, जो भी चीजें वहां के लोगों के पास में थी वो लेकर वो कहां आ गए, रोम आ गए। और इस प्रकार क्या है, कुस्तुनतुनिया वासियों के रोम आने के कारण जो प्राचीन साहित्य है, जो प्राचीन ज्ञान है वह भी इन्हें प्राप्त हो गया। इस कारण रोम पर इसका ज्यादा प्रभाव पड़ा, इटली में इसका ज्यादा प्रभाव पड़ा है। फिर इसके बाद में अब इटली में इनका आगमन होने से क्या होता है कि इटली में इनके आगमन होने से इन लोगों में एक जो कह सकते हो कि एक तरह से यह लोग अपने साथ केवल अपना साहित्य, ईसाई साहित्य, ईसाई जो ज्ञान है वो नहीं लेके आए, यह साथ में लेके आए पूर्व का ज्ञान भी लेके आए, तुर्कों का ज्ञान लेके आए। आखिरकार वो क्या थे, कैसे थे, उन्होंने क्या किया, किस प्रकार किया, वह भी यह चीजें अपने साथ लेकर आए। तो जो कुस्तुनतुनिया के ईसाई थे वो अपने अनुभवों के साथ में रोम आए और उन्होंने अपना जो कह सकते हो कि अपना एक्सपीरियंस इटली वासियों के साथ शेयर किया और अपना साहित्य शेयर किया, और उसी कारण क्या है, पुनर्जागरण हुआ है। जैसे कारणों में बताया गया, प्राचीन साहित्य के कारण पुनर्जागरण हुआ है, कुस्तुनतुनिया पे तुर्कों के अधिकार के कारण हुआ है, व्यापारिक क्षति होने के कारण हुआ है। तो वो सब पॉइंट यहाँ पर भी है कि यहाँ पर एक विदेशी व्यापार का केंद्र था इटली, इसलिए समुद्र समृद्ध नगर थे यहाँ पे, इसलिए घर का धर्म का केंद्र है ये। ठीक है, इसलिए समृद्ध व्यापारी और मध्यम वर्ग यहाँ पर उपस्थित थे। इस कारण जो पांचवा कारण बताया, पूर्व के साथ इनका संपर्क था, इस कारण रोमन साम्राज्य संबंध था। फिर जो सातवां कारण है, कुस्तुनतुनिया वासियों का रोम आगमन या इटली आगमन। इन कारणों से पुनर्जागरण की शुरुआत इटली से हुई है। जो कारण आखिरकार पुनर्जागरण के लिए उत्तरदायी है, इन कारणों की शुरुआत कहाँ हुई है, इटली में हुई है। इसी कारण इटली में पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। तो यह हमारा जो पॉइंट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं पुनर्जागरण के प्रभाव। क्या बात करते हैं, पुनर्जागरण के प्रभाव। आखिरकार पुनर्जागरण के क्या प्रभाव रहे, तो प्रभाव की बात हम करते हैं। आखिरकार पुनर्जागरण के क्या प्रभाव रहे, तो
बात करते हैं हम पुनर्जागरण के प्रभाव के बारे में। पुनर्जागरण किस तरीके से प्रभावित करता है, तो प्रभाव ये होता है कि उसके सिम्टम्स किन किन चीजों पे दिखाई दिए। तो पुनर्जागरण का प्रभाव सर्वव्यापी है, ठीक है, सभी चीजों पर इसका प्रभाव पड़ा था। अब सभी चीजें क्या, कुछ भी ले लो, राजनीति हुई, उस पर प्रभाव पड़ा है इसका। कैसे पड़ा है कि उस समय के जो राजा थे वो पहले पोप के अधीन थे, फिर उन्होंने स्वतंत्र रूप से अपना शासन किया, राष्ट्रीयता का विकास हुआ। जो हम परिणाम पढ़े तो राष्ट्रीयता का विकास भी एक तरह से प्रभावी हुआ कि जो पहले नहीं थी वो चीज़ वो इस समय आई, तो राजनीति पे पड़ा। अब जो धर्म है, धर्म पर प्रभाव क्या पड़ा कि पुनर्जागरण के कारण ही आगे जाके धर्म सुधार आंदोलन होते हैं। तो धर्म सुधार आंदोलन होने का कारण भी क्या है, पुनर्जागरण है। तो धर्म पर प्रभाव पड़ा और धर्म में सुधार हुए, ठीक है। अब धर्म में हो गया, राजनीति में हो गया, समाज में हम बात करें, मध्यम वर्ग का उदय हुआ, ऊंच नीच का भेद कम करने की शुरुआत हुई और समाज में सभी वर्गों की सहायता करना शुरू हो गए, एक दूसरे का सहयोग करना शुरू हो गए। समाज हो गया, ये हो गया। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था के लिए इन्होंने क्या किया, भौगोलिक खोजें की, भौगोलिक खोजें हुई, ठीक है इसमें। और भौगोलिक खोजें होने के साथ साथ में क्या हुआ, भौगोलिक खोजें अर्थव्यवस्था के लिए हुई, फिर साथ में नवीन आविष्कार हुए और आगे जाके औद्योगिक क्रांति आई। औद्योगिक क्रांति भी इसी कारण आई। आखिरकार समाज में तो मध्यम वर्ग का उदय हो गया, मध्यम वर्ग आ गया, ठीक है, व्यापारी वर्ग प्रभावी हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे धर्म में बात करें तो धर्म सुधार हुआ, राजनीति में राष्ट्रीयता का विकास हुआ। तो राष्ट्रीयता का विकास, राजनीति के कारण ये प्रभाव पड़ा। धर्म में क्या पड़ा, आगे जाके धर्म सुधार आंदोलन हो रहे और धर्म में सुधार किए गए। फिर समाज में क्या पड़ा, मध्यम वर्ग का उदय हुआ और व्यापारी वर्ग अस्तित्व में ज्यादा रहा, उनका प्रभाव बढ़ा। अब अर्थ में क्या हुआ, अर्थ में भौगोलिक खोजें हुई, नवीन आविष्कार हुए और औद्योगिक क्रांति आई। और इससे नवीन आविष्कार किस कारण हुए, वैज्ञानिक प्रगति के कारण, वैज्ञानिक खोजों के कारण हुआ, ठीक है। नवीन आविष्कार हुए, वैज्ञानिकों के कारण हुआ। अब जो हम अगला जो पढ़ते हैं आखिरकार कला के क्षेत्र, आखिरकार कला के क्षेत्र में क्या हुआ। तो जो आर्ट है उस पर भी काफी प्रभाव दिखा। अब मानव अभिव्यक्ति के जो भी साधन है उन पर इसके प्रभाव कैसे पड़े, आखिरकार सर्वव्यापी प्रभाव पड़ा है। समाज, राजनीति, धर्म, सभी चीजों पर इसके प्रभाव देखे गए। तो अब जो कला है, कला में किन किन चीजों पर इसका प्रभाव पड़ा है, तो मैं कला में बात करता हूँ। कला में क्या क्या आता है, कला में जो हमें सामने दिखाई दे, पहली चीज तो है वास्तुकला, ठीक है, वास्तुकला, ठीक है। दूसरा जो है वो है मूर्तिकला, ठीक है। इसके बाद में तीसरा है चित्रकला, ठीक है, चित्रकला हो गया। फिर इसके बाद में है संगीत कला, ठीक है। अब कला में ही यह तो कला के भाग हो गए। फिर इसके बाद में साहित्य भी कला का भाग है, ठीक है, परंतु साहित्य को हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, साहित्य को हम अलग से पढ़ेंगे। फिर इसके अलावा जो एक और पॉइंट है वो है वैज्ञानिक प्रभाव क्या पड़ा, वैज्ञानिक साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा और विज्ञान पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। इन चीजों पे हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे मोस्टली कि आखिरकार जो पुनर्जागरण की जो घटना हुई है उन्होंने इन चीजों को मुख्य रूप से प्रभावित किया है। तो अब हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। आखिरकार इन्हीं पॉइंटों पे हम बात करते हैं। पहले इनमें 4 चीजों पे हम बात कर लेते हैं, आखिरकार ये चीजें क्या हैं और किस प्रकार से हुई हैं। तो कोई भी चीज पहले शुरू कर देते हैं। जैसे मैं संगीत कला शुरू कर रहा हूँ इसको, क्योंकि ये छोटा है अभी जल्दी से हो जाएगा। संगीत कला क्या है कि संगीत उस समय
कह सकते हो मानव व्यक्ति, आज भी हम म्यूजिक पसंद करते हैं। म्यूजिक का आविष्कार बहुत पहले हो चुका है, म्यूजिक बहुत टाइम से चलता आ रहा है। आखिरकार ये अलग बात है कि म्यूजिक कब से क्यों है, फलाना है, ये बात अलग है, परंतु संगीत हमेशा विद्यमान रहा है। रोमन साम्राज्य के टाइम भी था, यूनानी साम्राज्य के टाइम भी था, आगे भी यह रहा। परंतु जब पुनर्जागरण से पूर्व जो संगीत है वो क्या है, केवल और केवल कहाँ है, केवल राजसी लोग थे उनके पास में या फिर चर्च के पास में। उस समय म्यूजिक किसके पास में, मुख्यतः राजसी लोगों के पास में और चर्च के पास में। जो चर्च में है उसमें वो मुख्यतः क्या है, बाइबल का उच्चारण करते हैं। जैसे वो उच्चारण नहीं करते, 4-5 लड़कियां खड़ी रहती है और वो पॉप ऐसे कुछ आवाज करती हैं लंबी लंबी टॉनिक में, तो इस तरह की चर्च में संगीत प्रचलित था। राजसी लोग जो समारोह आयोजित करते थे उस समय संगीत व्यवस्था थी कि उस समय समारोह में वो संगीत का आयोजन करवाते हैं ताकि लोग रोमांच उत्पन्न करें और उनमें मनोरंजन हो जाए, इस प्रकार का था। परंतु संगीत अब ये चर्च और राजसी व्यक्तियों से कहाँ चली गई, आम लोगों तक भी पहुंच गई। ठीक है, तो पुनर्जागरण क्या हुआ कि संगीत पर अब केवल चर्च और जो राजसी व्यक्ति है उनका अधिकार ही नहीं रहा, अब उस पर क्या है, आम लोगों का भी अधिकार रहा। तो आम लोग भी उस पर अपने आप में कर सकते थे, संगीत का आयोजन करवा सकते थे। अब यह संगीत में क्या होता था, गायन होता था। ठीक है, मुख्यतः ये लोग गाना गाते थे। अब गाना कैसा गाते थे, ये गाना मुख्यतः जो कह सकते हो कि प्रेम गीत होते थे इनके, और जो पुरानी जो कहानियां थी उनसे जुड़े हुए कुछ कविताओं का पाठ ये है करते थे गायन के तौर पर। तो कविता पाठ करते थे गायन के तौर पर, प्रेम गीत हुए, वीर रस वाले हुए, तो इस प्रकार वो है गायन करते थे। अब गाना जब गाते हैं तो साथ में वाद्य यंत्र कौन सा प्रयोग कर रहे हैं, ये वाद्य यंत्र कौन सा प्रयोग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वायलिन। ठीक है, हारमोनियम। ठीक है, और कह सकते हो कि इसके अलावा उन्होंने एक कह सकते छोटा सा टप एक तरह होता था, जैसे ऐसा होता था ना, गोल सी डपली होती है, जैसे हम चंग बोलते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि जो होली के टाइम हम यूज़ करते हैं वो उस तरह की, परंतु उसका कट छोटा होता था। इसको भी संगीत के तौर पे यूज़ किया जाता था। तो वायलिन हुआ, हारमोनियम हुआ, तो इन प्रमुख चीज़ों का वह प्रयोग अपने संगीत में वाद्य यंत्रों के तौर पे करते थे। प्रेम गीत गाते थे, हास्य गीत भी होते थे कई, और मुख्यतः ये कविताओं के पाठ हैं, कोई स्पेशली कोई गीत नहीं है। तो कविता पाठ के तौर पर यह गीत गाया करते थे। पहले राजसी लोगों और चर्च में यह गायन प्रचलित था, बाद में यह गायन कहाँ है, आम लोगों में प्रचलित हो गया। चर्च में जो गीत गाए जाते थे या जो गायन होता था वो बाइबल से जुड़ा हुआ होता था, ईसा मसीह से जुड़ा हुआ होता था। तो संगीत का यहाँ पर हमें ये कंप्लीट हो चुका है। तो इस समय संगीत काफ़ी ज़्यादा और व्यापक हुआ है, अब किसी क्षेत्र विशेष तक यह सीमित नहीं रहा और अब इसका काफ़ी ज़्यादा विकास हो चुका है। आगे बात करते हैं चित्रकला की। तो जब हम बात करें यहाँ पे जो संगीत की बात की, तो पहले क्या था अब क्या है, तो यहाँ पर भी हम बात करेंगे आखिर में पहले क्या था और बाद में क्या है। ठीक है, पहले क्या था कि पहले यह दीवारों या लकड़ी के पट्टे पर चित्र बनाते थे। दीवार होती थी या लकड़ी के पट्टे होते थे, उन्हीं पर यह चित्र बनाते थे। तो चित्र कुछ विशेष स्थानों पर ही बनाए जाते थे। तो चित्रों का जो यानी हमें जो मिलते हैं वो दीवारों के पट्टे या फिर उनके ऊपर यूज किया गया है, यानी एक कैनवास उन्होंने यूज किया है। ठीक है, अब एक ऐसा चिपका दिया, जैसे बोर्ड लगा हुआ नहीं यहाँ पे, तो उस तरीके से उन्होंने यहाँ पर लगा दिया, लकड़ी पे तख्ते पर उन्होंने चित्र करवा दिया अंकित और उन्होंने लगा दिया। तो इस प्रकार दीवारों और लकड़ी के पट्टे के ऊपर चित्र अंकित होते थे। अब जो ये चित्र थे वो मुख्यतः क्या है, इनका जो विषय है वो होता था आध्यात्मिक, यानी ईश्वर से जुड़ा हुआ विषय होता था। ठीक है, विषय हो गया। अब चित्रों में जो रंग थे वो नीले, सफेद, गोल्डन जो होता है, यानी कह सकते सुनहरा कलर होता है, हरा होता है, यह लाल कलर हुआ। तो यह रंगों का प्रयोग मुख्यतः किया जाता था। और उस समय जो सबसे कह सकते सबसे जो कम रंग प्रयोग में मिलता था वो है नीला। नीला जो रंग है ना वो उस समय बहुत कम प्रयोग में लिया जाता
था। तो नीले रंग का प्रयोग होता था, और इसके अलावा गोल्डन हुआ, व्हाइट हुआ, और सिल्वर कलर हुआ, ब्लैक कलर हुआ। इन कलरों का उस समय प्रयोग किया जाता था। किन के लिए? चित्रों को बनाने के लिए। तो चित्रों को बनाने के लिए इन चीजों का प्रयोग हुआ। कहां पे बने? दीवारों पर और लकड़ी के पट्टे के ऊपर यह चित्र बनाए जाते थे। विषय क्या है इनके चित्र बनाने का? आध्यात्मिक विषय था इनके चित्र बनाने का। और जो भी चित्रण किया गया, जो भी इस समय चित्रण किया गया है, वो सारा का सारा चित्रण किस बेस पे है? कि सारा का सारा चित्रण इस बेस पे है कि उसमें ईसा मसीह का अगर चित्रण है तो वह देवीय रूप में है, मानवीय रूप में उनका चित्रण नहीं है, उनका देवीय रूप में चित्रण है। तो देवीय आध्यात्मिकता से ज्यादा चलन था इनका। और यह जो चित्रण है, यह जो काम है, वह क्या है? मुख्यतः किसके पास में था? चर्च के हाथों में था। ठीक है, चर्च या पोप के जो होता था, उन्हीं में ऐसे चित्र पाए जाते थे। अब बाद में क्या हुआ? पुनर्जागरण काल के कारण क्या हुआ? पुनर्जागरण काल के कारण चित्रकला में कुछ परिवर्तन आए, चित्रकला में कुछ परिवर्तन आए। अब इन्होंने पोर्ट्रेट बनना शुरू हो गए, तेलीय चित्र बनना हो गए। ठीक है, पोर्ट्रेट क्या होती है? एक छोटी सी फोटो होती है ना, अपने बनाते हैं कि जैसे मोनालिसा हुई, तो उसमें अब एक छोटा सा होता है, कागज होता है ना, इतना सा नॉर्मल जो कागज होता है, उस कागज पर एक छोटा सा चित्रांकन किया जाता है। इसमें अकेले व्यक्ति की भी हो सकती है कि जैसे मैं खड़ा हूं तो मेरा पोर्ट्रेट बना दिया एक छोटे से कागज पर, इतना सा। जैसे हम कह सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटो होती है ना, तो बहुत छोटी होती है, परंतु जो पोर्ट्रेट होता है वो थोड़ा सा इससे बड़ा होता है। कह सकते हैं एक किताब का जो मेन पेज होता है, इतना पोर्ट्रेट होता है। और वो पोर्ट्रेट क्या होता है? एक कागज के ऊपर होता है। ये पोर्ट्रेट पर मुख्यतः कागज के ऊपर होता है, कपड़े के ऊपर होता है। तो यह छोटा सा एक चित्र होता है जिसमें पोर्ट्रेट, कई बार आपने देखा मुगल शासक हैं, उनके पोर्ट्रेट मिलते हैं, तो वैसे गुलाब सूंघते हुए या फिर इस तरह के हमें मिलते हैं। तो छोटे छोटे चित्र होते हैं पोर्ट्रेट के तौर पे, वो मिले। तेली चित्र क्या होते हैं? ये होते हैं कि ना उन चित्रों में चमक आए और वो ज्यादा समय तक स्थायी रहे। तो इस प्रकार की तेलीय पद्धति के आधार पर चित्रांकन किया जाता था। तेलीय पद्धति के ऊपर चित्रांकन कैसे किया जाता? कि उनके ऊपर पहले तो अच्छी पॉलिश की जाती थी, यानी कुछ पदार्थों का प्रयोग किया जाता था। उन पदार्थों का प्रयोग करने के बाद में उसके ऊपर चित्रांकन किया जाता था। पदार्थों के प्रयोग के पश्चात चित्रांकन कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। कि जैसे कि प्लास्टर कर दिया लोगों ने चूने का, परंतु वो क्या करते थे? चूने, अंडे की जर्दी, इनको और गोंद हुआ, इनको प्रयोग करके उन्होंने एक लिक्विड बना लिया। लिक्विड बना के उनको एक तरह से पॉलिश कर दिया, प्लास्टर कर दिया। अब क्या हुआ कि यानी उसमें गोंद है, उसमें अंडे की जर्दी है, और चीजें भी हैं उसके अंदर मिलाई हुई। तो उसके कारण क्या है? जब उसको दीवार पे रगड़ा गया, दीवार पे उसे किया गया, आकार दिया गया, दीवार में उसकी पॉलिश की गई, तो दीवार में एक अलग ही चमक उभर के आई, अलग ही चमक उभर के आई। अब दो तरीके से चित्र किए जाते थे। दो तरीके से कैसे? कि एक तो जब वो गीला था उसी समय चित्र अंकित कर दिया, ठीक है, और दूसरा होता था उससे सूखने के बाद में। तो इस प्रकार दो प्रकार से चित्रण किया जाता था। एक तो जो उनके ऊपर, यानी कह सकते हो चित्र के लिए जो दीवार तैयार की गई है, उस दीवार पर जब उसका प्लास्टर किया गया था या उस पर जो परत चढ़ाई गई है वो अगर गीली है तो उस समय चित्र अंकित किया गया, या फिर जब वो सूख गई है तो उसके पश्चात चित्र अंकित किया गया है। इस प्रकार तेली चित्र तैयार किए गए। तो ये दिखने में काफी ज्यादा शाइन थी, इनमें दूर से दिखते तो इनमें शाइन थी, एक तरह से चमक थी, और यह काफी लंबे समय तक स्थायी भी होते थे। तो इस प्रकार चित्र बनाने की पद्धति में परिवर्तन आया था। तो चित्र बनाने की पद्धति में परिवर्तन आ चुका है। अब इसके बाद में और क्या हुआ है? चित्र बनाने की पद्धति में परिवर्तन आ चुका है। अब इन्होंने इसके बाद में विषय परिवर्तन हुआ है। अब इनके विषय आध्यात्मिक होने के साथ साथ मानवीय है, ठीक है। अगर उन्होंने ईसा मसीह का चित्र भी बनाया, ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिक चित्र नहीं बने, वर्जिन मैरी के चित्र बने, यानी मरियम के चित्र बने हैं, ईसा मसीह के चित्र बने हैं, चित्र बने हैं इनके, परंतु चित्र बनाए तो उन्होंने मानवीय रूप में बनाए,
कि ईसा मसीह को दिखाया गया तो उनकी मांसपेशियां कैसी थी, उनके बाल कैसे हो सकते हैं, एक इंसान के बाल किस प्रकार के होते हैं, तो उन्होंने उसी के अनुरूप उनका चित्रण किया। तो अब क्या है, जो उनका चित्रण होता है वो काफी ज्यादा मानवीय होना शुरू हो गया। फिर दूसरी बात, कई जो अन्य राजा थे, रानियां थी या सामंत थे, उन्होंने अपने पोर्ट्रेट बनवाए गए, अपने खुद के पोर्ट्रेट बनाए। तो उन्होंने इस प्रकार का काम भी उस समय शुरू हो चुका था। तो धर्म से हटकर एक मानव का चित्रण होना शुरू हो गया और फिर इसके साथ में जब आध्यात्मिक चित्र भी बन रहे हैं तो उनको भी काफी ज्यादा प्रैक्टिकल रखा गया। तो इस प्रकार चित्रण का विषय परिवर्तित हो गया। अब रंग कौन से, इनमें वही चटकीले रंगों का प्रयोग किया गया जो ज्यादा समय तक स्थायी हो, और स्थायी रंगों का ज्यादा प्रयोग यहाँ पर किया गया है। अब इनमें जब प्रयोग किया गया है तो मुख्यतः ये चित्र बने हैं आपके धर्म के ऊपर, मरियम के ऊपर, और मरियम जो जिसे हम कहते हैं वर्जिन मैरी, जो ईसा मसीह की माँ है, ईसा मसीह के ऊपर चित्र बने हैं। यानी मजहब में ऐसे बने हैं जैसे हम कह सकते हैं कि आप अंदाजा लगाइए कि जैसे ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाया गया, ये दृश्य है। इसे ईसा मसीह के अलावा और लोग भी शामिल हैं, तो इस विषय पर चित्रण किया गया। तो इस प्रकार जो धर्म से जुड़े हुए जितने भी चित्र हैं वो यहाँ पर लिखे गए कि आखिरकार स्वर्ग कैसा है, नरक कैसा है। इन विषयों का चित्रण यहाँ पर किया गया। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं कि आखिरकार इनके अलावा उन्होंने क्या क्या किया है। ठीक है, तो इनके विषय हो गए कि आखिरकार इन विषयों पर उन्होंने चित्र बनाया है। अब उन्होंने कैनवास तैयार करना शुरू कर दिए। ठीक है, उन्होंने कैनवास तैयार की। कैनवास होता है जो जिसपे चित्र अंकित होते हैं, तो कैनवास तैयार करना प्रारंभ कर दिए। अब पहले लकड़ी के पट्टे इस तरह की कुछ ज्यादा नहीं रहा, अब क्या है चित्रकला में और तरह का विकास होना शुरू हो गया। कैनवास पर अब चित्र बनने लग गए। अब चित्रों का प्रचलन ज्यादा बढ़ गया। अब चित्रों का प्रचलन ज्यादा बढ़ गया। अब क्योंकि उनका दायरा बढ़ गया, अब राजा भी बनवा सकते हैं और लोग भी ऐसे चित्र बना सकते हैं, तो इनका दायरा बढ़ गया, तो चित्र भी ज्यादा बनना शुरू हो गए। तो चित्रों का प्रचलन ज्यादा बढ़ गया और जो भी चित्र बनाए गए उनको वैज्ञानिक पद्धति से बनाया जाने लग गया। वैज्ञानिक पद्धति से बनाने के कारण क्या हुआ, वह चित्र अधिक स्थायी रहे, अधिक समय तक स्थायी रहे, और उनमें कह सकते हो उनकी क्वालिटी में भी फर्क आया। वो ज्यादा चमक वाले होते थे तथा वह ज्यादा समय तक स्थायी रह पाते थे। तो अब चित्रों का जो चित्रण है वह वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार किया जाने लग गया। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार इस समय के प्रमुख चित्रकार कौन से हैं। तो चित्रकारों में सबसे पहले नाम आता है लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची यह उस समय का प्रसिद्ध इतिहासकार है। तो लियोनार्डो दा विंची ने जो सबसे फेमस चित्र बनाया था उसको बोलते हैं मोनालिसा। मोनालिसा का चित्र बनाया उन्होंने लियोनार्डो दा विंची ने। अब मोनालिसा कौन है? मोनालिसा कोई राजकुमारी नहीं थी, कोई सामंत की पत्नी नहीं थी, किसी राजा की पत्नी नहीं थी, कोई धर्म से जुड़ी हुई व्यक्ति नहीं थी। यह एक साधारण स्त्री है। यह एक साधारण स्त्री का चित्रण है और यह एक इस प्रकार का चित्रण है कि एक साधारण स्त्री, एक कह सकते हो कि गूढ़ मुस्कान होती है ना, गूढ़ मुस्कान यानी सीक्रेट स्माइल, जिसपे अपने कारण यानी कारण का पता नहीं चलता कि आखिर किस कारण से यह मुस्कुरा रही है। तो एक सीक्रेट स्माइल इसमें दिखाई देते हैं मोनालिसा में, और एक साधारण स्त्री का चित्रण है, किसी राजसी स्त्री का चित्रण नहीं है, एक साधारण स्त्री का चित्रण है। तथा उसके कह सकते हो उसको एक बार से कहें कि उसका मानवीय चित्रण है। ऐसा लगता है कि वह यथार्थ रूप में भी ऐसी होगी। तो काफी ज्यादा यथार्थवादी चित्रण है। एक साधारण स्त्री का चित्रण है जिसमें उसका भरपूर चित्रण हमें दिखाई देता है और उसकी सीक्रेट स्माइल हमें दिखाई देती है। अब लियोनार्डो ने जो दूसरा चित्र बनाया है वो है द लास्ट सपर।
द लास्ट सपर। द लास्ट सपर क्या है? द लास्ट सपर का मतलब होता है अंतिम भोजन। अंतिम भोजन। जब ईसा मसीह को यानी मार दिया गया, सूली पर चढ़ा दिया गया, तो कुछ दिनों बाद में वह पुनर्जीवित होते हैं और उस डे को गुड फ्राइडे बोलते हैं। उस दिन को गुड फ्राइडे बोलते हैं। और फिर उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ में अंतिम भोजन किया था। इस दृश्य का वर्णन यहां पर किसने किया है? लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची ने क्या किया है कि द लास्ट सपर में ईसा मसीह के अंतिम भोजन का यहां पर वर्णन किया है। अंतिम भोजन में उन्होंने क्या खाया है? उन्होंने शराब और ब्रेड, शराब और ब्रेड खाई थी उन्होंने। तो लास्ट सपर जो अंतिम भोजन है मृत्यु के पश्चात उन्होंने किया है, उसका यहां पर चित्रण किया है, क्योंकि वो पुनर्जीवित हुए थे। ईसा मसीह का इन चीजों का वर्णन हो गया। फिर इसके बाद में वर्जिन ऑफ रॉक्स, वर्जिन ऑफ रॉक्स में वर्जिन ऑफ रॉक्स में लियोनार्डो दा विंची ने वर्जिन मेरी और शिशु ईसा का चित्र भी बनाया है। इसके अलावा उनका चित्र कौन सा है? वर्जिन ऑफ रॉक्स में वर्जिन मेरी और शिशु ईसा यानी छोटे बच्चे ईसा का चित्र है और वर्जिन मेरी का चित्र बनाया है। इस प्रकार लियोनार्डो विंची उस समय का जो सबसे बड़ा चित्रकार माना जाता है, उसने मोनालिसा, द लास्ट सपर, वर्जिन मेरी व शिशु यूसुफ का चित्र बनाया है। इस प्रकार यह हमारा एक चित्रकार कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं अगले चित्रकार की। अगले चित्रकार कौन है? माइकल एंजेलो। अगले जो चित्रकार हैं उनका नाम है माइकल एंजेलो। जो माइकल एंजेलो है वो उस समय के फ्लोरेंस क्षेत्र के प्रमुख चित्रकार थे। यूरोप के बहुत बड़े चित्रकार थे माइकल एंजेलो। इन्हें चित्रकारी नहीं आती थी, ये मूर्ति बनाना भी जानते थे, इन्हें वास्तुकला भी आती थी। तो ये उस समय के सबसे बड़े आर्टिस्ट माने जाते हैं। इन्होंने वेटिकन शहर में, वेटिकन शहर है, वेटिकन सिटी है, यहां पर सिस्टाइन चर्च है। सिस्टाइन नाम से एक चर्च है। उस चर्च की छत को चित्रित किया इन्होंने। उसकी जो छत है उस छत्र को चित्रित किया है। माइकल एंजियो ने वेटिकन सिटी में सिस्टाइन चर्च में उसकी छत को चित्रित किया है। अब वेटिकन सिटी क्या है? वेटिकन सिटी रोम के पश्चात जो एक कह सकते हो प्रमुख केंद्र था उस समय। उस समय का वेटिकन सिटी जो है वो पोप का प्रमुख केंद्र था। पोप वहां पर निवास करता था, तो पोप का वहां पर निवास था। इस कारण सिस्टाइन चर्च पे उन्होंने चित्रण किया, क्योंकि पोप वहां पे जुड़े हुए हैं उस चर्च से। वेटिकन सिटी में वो निवास कर रहे थे उस समय पोप। तो सिस्टाइन जो चर्च है, सिस्टाइन चेपल नाम से है ये, वैसे सिस्टाइन चेपल चर्च, सिस्टाइन चेपल चर्च, उसकी छत को उन्होंने चित्रित किया। अब छत में उन्होंने क्या किया? बाइबिल के दृश्य अंकित किए। बाइबिल जो है उसके दृश्य अंकित किए। और उन्होंने इसके अलावा जो दृश्य अंकित किया, बाइबिल के कुछ दृश्य अंकित कर दिए। दूसरा उनका फेमस है लास्ट जजमेंट। ठीक है, द लास्ट जजमेंट उनका सबसे फेमस चित्र है। द लास्ट जजमेंट क्या है कि मनुष्यों को उनके कर्मों के अनुसार नरक और स्वर्ग प्राप्त होगा। इसके ऊपर यह चित्र बनाया गया, द लास्ट जजमेंट। और यह चित्र कहां बनाया हुआ? सिस्टाइन जो चेपल चर्च है उसकी छत पर बना हुआ है।
फिर इन्होंने जो लास्ट जजमेंट के अलावा इन्होंने सृष्टि की रचना से लेकर प्रलय तक का चित्रण किया, यानी जो ईश्वर है उन्होंने सृष्टि बनाई कैसे और उसका अंत होगा इसका वर्णन किया है, इस प्रकार के चित्र बनाए। फिर उन्होंने लास्ट जजमेंट का चित्र बनाया कि जब सब प्रलय हो जाएगी तो सभी आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार स्वर्ग व नरक प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार बाइबल के दृश्य वहां पर अंकित है। माइकल एंजेलो हो गए। अगले हैं राफेल। राफेल कौन है? इन्होंने मैडोना का चित्र अंकित किया। राफेल ने मैडोना का चित्र अंकित किया। मैडोना कौन है? मैडोना एक तरह की ऐसी कलाकृति कह सकते हैं, इस प्रकार चित्रांकन है जिसमें वर्जिन मेरी को दिखाया गया है। वर्जिन मेरी को दिखाया गया। मैडोना क्या है? वर्जिन मेरी को दिखाया गया है। अब ये वर्जिन मेरी किस तरीके से है? वर्जिन मेरी की गोद में मृत ईसा मसीह है, मरे हुए ईसा मसीह, उनकी डेड बॉडी उनकी गोद में है। इस प्रकार का चित्रण मैडोना में दिखता है हमें। तो राफेल ने क्या है? मैडोना का चित्रण किया है। तो इस प्रकार हमारा चित्रकला वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। अब हम अगली बात करते हैं मूर्तिकला। ठीक है, मूर्तिकला का निर्माण काम। पहले मूर्तिकला का निर्माण नहीं किया जाता था। पहले मूर्तियां उनका प्रयोग नहीं होता था, केवल पत्थर से इमारतें ही बनाई जाती थी, मूर्तियां उससे पहले नहीं बनाई जाती थी। ठीक है, तो उस समय मूर्तिकला इतनी प्रचलित थी नहीं। बहुत पहले रोमन साम्राज्य के समय मूर्तिकला प्रचलित थी। तो इस कारण क्या है, जब मूर्तिकला थी नहीं तो कुछ ज्यादा हमारे वहां पर देखने को नहीं मिले। फिर उन्होंने क्या किया, जब उस समय मूर्तिकला प्रचलित थी नहीं, पहले प्रचलित थी नहीं, तो जब इस समय मूर्तिकला शुरुआत हुई तो इन्होंने क्या किया, मूर्तिकला में इन्होंने मूर्तियां किस किस की बनाई? पत्थर की और धातु की। पत्थर की और धातु की। पत्थर की धातु में मुख्यतः ईसा मसीह और दूसरे जो व्यक्ति थे वो कौन थे? ईसा मसीह के अतिरिक्त जो दूसरे व्यक्ति हैं वो थे मरियम, उनका अंकल मिलता है। और धातु में हमें एक ऐसी चीज मिलती है जिसका चित्रण बहुत ज्यादा फेमस है, उस समय का बहुत बड़ा चित्रण उस समय माना जाता था। इस समय जो मूर्तिकार है उनमें एक नाम है गिबेर्ती का। किसका नाम है? गिबेर्ती। गिबेर्ती नाम का एक मूर्तिकार हुआ। अब इस गिबेर्ती ने क्या किया है? इस गिबेर्ती ने फ्लोरेंस जो नगर था वहां का मुख्य चर्च, मुख्य जो चर्च है उसका दरवाजा बनाया। इसने वहां का दरवाजा बनाया है। गिबेर्ती ने फ्लोरेंस नगर के मुख्य चर्च का दरवाजा बनाया है और इस दरवाजे में उसने क्या है? मूर्तियां बनाई हैं। क्या बनाई है? मूर्तियां बनाई हैं। अब इस दरवाजे में किन तरह की मूर्तियां हैं? इस दरवाजे में विषय क्या है मूर्तियों का? ओल्ड टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट। ठीक है, ओल्ड मतलब प्राचीन, टेस्टामेंट यह क्या है? ओल्ड टेस्टामेंट क्या है? ओल्ड टेस्टामेंट वह विचारधारा है जिसमें ईसा मसीह तथा उनके जो प्रमुख, उनके जो अनुयायी थे उनकी बातें लिखी हुई यहाँ पे है। अन्य धर्मगुरुओं की बातें इसके अंदर नहीं है। तो उनसे जुड़ी हुई घटनाओं का चित्रण यहाँ पर है। तो ओल्ड टेस्टामेंट ईसा मसीह और उनके साथियों की घटनाओं का यहाँ पर वर्णन मिलता है। ओल्ड टेस्टामेंट वो बुक है जिसमें इन चीजों का वर्णन मिलेगा। तो ओल्ड टेस्टामेंट के जो विषय थे उनका अंकन क्या है? फ्लोरेंस नगर की मुख्य चर्च के दरवाजे पर किया गया। ठीक है, इन चर्च पे इतने सुंदर सुंदर चित्र उन्होंने बनाए ईसा मसीह के, उनके अनुयायियों के, कि एंजेलो जो हैं, एंजेलो
जो प्रमुख चित्रकार थे उस समय के प्रमुख व्यक्ति माने जाते थे एंजेलो, उन्होंने कहा कि यह जो दरवाजा आपने बनाया है यह क्या है, स्वर्ग में रखने लायक है, स्वर्ग का दरवाजा है यह, स्वर्ग में ऐसे दरवाजे होते हैं, तो आपने जो इतना सुंदर दरवाजा बनाया वो कहाँ पे रखने लायक है, स्वर्ग में रखने लायक है। तो इस प्रकार उस समय के एक प्रमुख चित्रकार यह है। अब एंजेलो भी है, वो एक क्या है, चित्रकार ही थे, परंतु वो एक मूर्तिकार भी थे। इन्होंने पेता की मूर्ति बनाई, पेता की मूर्ति बनाई, कितनी ऊंची है, 15 फुट ऊंची है, पेता की मूर्ति बनाई 15 फुट ऊंची है, एंजेलो ने इसका निर्माण किया। फिर इसके अलावा एक और मूर्तिकार है, दोनोतेल्लो, दोनोतेल्लो एक अन्य जो मूर्तिकार है जिन्होंने मूर्तियां बनाई, ठीक है, 3 हैं, दोनोतेल्लो, एंजेलो और गिबेर्ती। गिबेर्ती ने फ्लोरेंस की जो चर्च है उसका मुख्य दरवाजा बनाया और इसे स्वर्ग में रखने लायक बताया। किसने, एंजेलो ने। एंजेलो खुद एक मूर्तिकार थे और उन्होंने पेता की मूर्ति बनाई, और तीसरा जो मूर्तिकार है वो दोनोतेल्लो है। तो इस प्रकार यह प्रमुख मूर्तिकार वहां पे प्रचलित थे। यह प्रमुख मूर्तिकार उस समय थे जिन्होंने पुनर्जागरण के पश्चात मूर्तिकला के क्षेत्र में काफी कार्य किए थे। अब इन्होंने मूर्तिकला के क्षेत्र में काफी कार्य कर लिया। अब आगे बात करते हैं वास्तुकला के बारे में। आखिरकार हम मूर्तिकला की बात कर चुके, चित्रकला की बात कर चुके, संगीत कला की बात कर चुके। आखिरकार अब हम बात करते हैं वास्तुकला। आखिरकार उस समय की वास्तुकला किस प्रकार की थी। तो वास्तुकला के बारे में हम बात करते हैं कि पहले जो वास्तुकला था वो काफी क्या सादी थी, काफी ज्यादा सिंपल थी। वास्तुकला में उनका ज्यादा काम नहीं था, बहुत सिंपल घर बने हुए थे। एक उस समय के जो भवन है बहुत सादे थे, भद्दे थे, अंधेरे में थे, उनमें प्रकाश की भी उचित व्यवस्था नहीं थी, गंदगी उनमें रहती थी, किसी प्रकार की उनकी व्यवस्थाएं नहीं थी। तो उस समय जो भवन है वह केवल एक कह सकते हो सर छिपाने की छत थी, उसमें किसी प्रकार की कला का समावेश नहीं था। चर्च भी उस समय काफी ज्यादा सीधी सादी थी, परंतु पुनर्जागरण के कारण क्या है, कला का विकास हुआ और कला के विकास होने कारण काफी अच्छे अच्छे भवन बने। और वास्तुकला की शास्त्रीय पद्धति है वो इस समय आई। वास्तुकला की जो शास्त्रीय पद्धति है वो इस समय अस्तित्व में आई। पुराने सादे भवन में कुछ फेरबदल करके एक नई पद्धति अपनाई गई और इसके आधार पर भवन बनाए जाने लग गए, और इसी नई पद्धति को क्या बोलते हैं, शास्त्रीय पद्धति बोलते हैं। अब जो पहले भवन होते थे, कमरे होते थे, एक हॉल होता था, इसी प्रकार बनते थे, परंतु अब भवनों में निर्माण बहुत सुंदर किया जाने लग गए, उसमें सजावट को भी बल दिया जाने लग गया। पहले भवन सादे सिंपल थे, सजावट का स्थान नहीं था, सजावट का स्थान नहीं होने के कारण वो कह सकते हैं नीरस दिखाई देते थे। परंतु पुनर्जागरण काल के कारण क्या है, उस समय की वास्तुकला काफी ज्यादा यानी कह सकते हो उसमें काफी ज्यादा अच्छे परिवर्तन आए। अब ये अच्छे परिवर्तन किस रूप में वहां पे नजर आते हैं, वो अच्छे परिवर्तन इस रूप में नजर आ रहे हैं कि वहां पर अब भवनों को अच्छे से सजाया जाने लग गया, भवन को ठोस बनाया जाने लग गया, और भवन को सजाने के लिए क्या क्या प्रयोग में कर रहे हैं, भित्ति चित्रों का प्रयोग कर रहे हैं, तेल चित्रों का प्रयोग कर रहे हैं ताकि सुंदर दिखे। फिर उभरे चित्र या मूर्ति, या कई बार होता है ना कि कई बार दीवार से ही ऐसी चीज बना दी जाती है कि उसमें मूर्ति अलग से शो होती है, तो वो ऐसा भी बनाया गया। उभरे हुए चित्र या मूर्तियां भी उस समय बनाई गई। तो उभरे चित्र और मूर्तियां इस समय प्रचलित थे, ठीक है। भित्ति चित्र, तेल चित्र बनाए गए भवनों को सुंदर बनाने के लिए। उभरे हुए यानी प्लास्टर से लगकर ही उभरे हुए चित्र या उभरी हुई डिजाइन्स
बनाई जाने लग गई ताकि भवन सुंदर लगे, और साथ में इसके मूर्तियों का निर्माण भी प्रारंभ हो गया, यानी घर को सजाने के लिए मूर्तियों का निर्माण भी शुरू हो गया। तो मूर्तियां बनाई जाने लग गई घर को सुंदर बनाने के लिए, फिर उसमें उभरे हुए चित्र या उभरे हुए मूर्तियां अंकित होने लग गई, भवनों में डिजाइन बनाने शुरू हो गए, फिर उनके जो किले हैं वो भी सुंदर बनने लग गए, उनके महल भी काफी ज्यादा सुंदर बनने लग गए, भित्ति चित्र और तेली चित्र का प्रयोग होने लग गया, शास्त्रीय पद्धति से भवन निर्माण शुरू हो गया। अब इसके साथ में भवन निर्माण तकनीकी में परिवर्तन हुआ, शहतीरों का प्रयोग होने लग गया, मेहराब बनाए जाने लग गए। शहतीर होता है किसी चीज को रोकने के लिए, जैसे ये दीवार है, अब ये आगे का छज्जा है तो इसको ऐसे ये जो रोकने का काम करता है ये शहतीर करता है, ठीक है, तो ये शहतीर हो गया। अब मेहराब क्या होता है, मेहराब ऐसा होता है कि जैसे ये घर है, गेट है, तो गेट पे ये जो ऐसा बना हुआ था ना ये अलग से, या फिर कई जगह आपने ये देखा होगा कि इस प्रकार के ये बने होते हैं, ये मेहराब है, ये चीजें मेहराब कहलाती है, ठीक है। मेहराब हुए, शहतीर बनाने इस समय शुरू हो गए, गुंबज बनाने लग गए यह लोग, यानी गुंबदों का निर्माण प्रारंभ हो गया, शहतीरों का निर्माण शुरू हो गया और मेहराब बनाए जाने लग गए। इससे भवन सुंदर और अधिक समय तक स्थायी रहने लग गए। तो उनमें वास्तुकला का काफी अच्छा विकास यहाँ पर हमें दिखाई देता है। और अब हमें जो काफी कुछ है, जैसे वेटिकन के जो सिस्टाइन चर्च है वो भी इसी टाइम की है, फ्लोरेंस की जो मुख्य चर्च है वह भी इसी समय की बनी हुई है, और इंग्लैंड के जो राजमहल है और इसके अलावा फ्रांस के राजमहल हैं उन पर भी पुनर्जागरण काल का प्रभाव देखा जा सकता है। तो पुनर्जागरण ने क्या है कि स्थापत्य कला और वास्तुकला में काफी अच्छा परिवर्तन किया है। अब हम यहाँ तक का कर चुके हैं, तो अब हम आगे पढ़ते हैं, आखिरकार अगला प्रभाव पढ़ते हैं विज्ञान पर या वैज्ञानिकों पर। तो विज्ञान पर आखिरकार क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। जो हमारा अगला बिंदु है कि जो पुनर्जागरण है इस घटना का प्रभाव विज्ञान के ऊपर किस प्रकार से पड़ा है, विज्ञान ने इसको किस तरीके से प्रभावित किया है। तो विज्ञान को आखिरकार ये प्रभावित किया है, तो उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं कि आखिरकार विज्ञान पर कैसे प्रभाव पड़ा है। पहले क्या था कि जो विज्ञान था वो स्थिर था, उस पर ज्यादा जोर नहीं दिया गया। कैसे जोर नहीं दिया गया? क्योंकि सोचने की समझने की शक्ति पर पाबंदियां थी, जो भी विचार रखता था उन्हें मार दिया जाता था। तो आखिरकार इसी कारण क्या, डर के कारण कई लोग अपने विचार नहीं रख पाते थे। जब विचार ही सम्मुख प्रकट नहीं हुए तो विज्ञान में भी प्रगति नहीं हुई। तो मध्यकाल में क्या है, विज्ञान बिल्कुल कह सकते हो जीरो पर पहुंच गई थी, उसमें किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं थी। तो विज्ञान में किसी प्रकार की कोई प्रगति नहीं होने के कारण क्या हुआ कि विज्ञान एक तरह से अवरुद्ध थी। तो पुनर्जागरण काल ने क्या किया, विज्ञान को एक गति प्रदान की। विज्ञान को गति कैसे प्रदान की? क्योंकि वैज्ञानिक सोच उन्होंने डेवलप की, वैज्ञानिक पद्धति से सोचना शुरू कर दिया और लोगों ने तर्क करना शुरू कर दिया। आखिरकार यह चीज कैसे है, यह जब पूछने लग जाए ना कोई ये चीज कैसे है, जब इन चीजों पे चर्चा होने लग जाती है तो आखिरकार उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क पहले ही लग जाता है। तो इन चीजों पे चर्चा होने के कारण यह पद्धति या कह सकते हैं इस तरह के काम शुरू हो चुके थे। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि आखिरकार इस तरह का प्रभाव वहां पे शुरू हो चुका है, फिर आगे क्या हुआ, इसके अलावा आगे क्या हुआ है। तो जब उस समय का प्रभाव वहां पर पड़ा, वैज्ञानिक सोच डेवलप हुई, तो उन्होंने विज्ञान में कई विकास होना शुरू हो गए और लोगों ने अपने विचार प्रकट करना भी शुरू कर दिया। अब उस समय की स्थिर जो प्रकृति है उसको अपनाया जाना शुरू कर दिया। अब विज्ञान पर प्रभाव या विज्ञान में कब हुआ कि वैज्ञानिक जो सोच है उसका विकास हुआ है 16वीं सदी से। 16वीं सदी में वैज्ञानिक सोच का प्रारंभ माना जाता है। क्यों माना जाता है? पुनर्जागरण के कारण। क्या हुआ? अब वैज्ञानिक सोच कैसे हुई? एक तो जिज्ञासा थी मनुष्य में कि यह क्या है, कैसे है, क्यों है, उनके मन के जो प्रश्न थे वो जिज्ञासा थी उसके कारण। और दूसरा था प्रकृति के रहस्य, जो प्रकृति के रहस्य थे उन्हें जानने के उनके मन में बातें थी। तो प्रकृति के रहस्य, जिज्ञासा,
और जो उनकी आवश्यकता थी, उन्हीं कारण क्या है कि वैज्ञानिक सोच का विकास हुआ और वैज्ञानिक सोच आगे बढ़ी। अब वैज्ञानिक सोच कैसे आगे बढ़ी? सबसे पहले पोलैंड में बढ़ी। कहाँ बढ़ी? पोलैंड में। पोलैंड में कैसे बढ़ी? कोपरनिकस, जो कोपरनिकस थे उन्होंने वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाया। कोपरनिकस ने सोच कैसे आगे बढ़ाया? उन्होंने ये बात कही कि पृथ्वी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाती है। पृथ्वी एक ग्रह है और सूरज के चारों ओर यह चक्कर लगाती है। तो यह सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किया है। फिर उन्होंने यह सिद्धांत क्या बोला कि जो धार्मिक ग्रंथ है, जो पुराने लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं? पृथ्वी केंद्र है और सूरज क्या है? चक्कर लगाता है। अब इन्होंने ये बात पलट दी। उन्होंने क्या बोला कि आखिरकार पृथ्वी एक ग्रह है और सूरज के वो चक्कर लगाती है और इसी कारण विभिन्न भौगोलिक घटनाएं घटित होती है और इसी प्रकार मौसम है। बता दिया पृथ्वी ग्रह होने कारण। जबकि ये है उस समय मध्यकाल के लोग क्या मानते थे? पृथ्वी केंद्र है, सूरज चक्कर लगा रहा है। जब इस मत का खंडन किया गया तो पोलैंड के अलावा एक व्यक्ति था, ब्रूनो। ब्रूनो नामक एक व्यक्ति था। ब्रूनो ने क्या है? कोपरनिकस का समर्थन किया। ब्रूनो ने क्या है? उस समय तत्कालीन व्यक्ति है जिसने कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया और बोला कि कोपरनिकस जो बात कह रहे हैं वह सत्य है, पृथ्वी एक ग्रह और उसके चक्कर लगाती है। परंतु कोपरनिकस का अनुमोदन करने कारण हुआ कि आखिरकार इन्हें जलना पड़ा। आखिरकार इनकी हत्याएं हो गई, हत्या हो गई, इन्हें जिंदा जला दिया गया। जिंदा क्यों जला दिया गया? क्योंकि इन्होंने जो प्राचीन मत है उसका खंडन कर दिया। प्राचीन मत का खंडन करने से इनको जिंदा जला दिया गया। किसने जलाया? पोप ने। क्यों जलाया? क्योंकि इन्होंने बोल दिया कि सूरज केंद्र नहीं है, पृथ्वी सूरज की चक्कर नहीं काट रही, सूरज पृथ्वी की चक्कर काटता है। परंतु यह बात सत्य नहीं है। फिर इसके बाद में एक जर्मन खगोल शास्त्री जॉन केपलर था। ठीक है, जॉन केपलर। जॉन केपलर कहां का था? जर्मन था, जर्मनी का रहने वाला था। ठीक है, क्या है? एक खगोल शास्त्री। खगोल शास्त्र मतलब जिसको एस्ट्रोलॉजी कह सकते हो आप, एस्ट्रोलॉजी की जानकार था जॉन केपलर। जॉन केपलर ने क्या किया? जॉन केपलर ने जो कोपरनिकस का सिद्धांत है, कोपरनिकस के सिद्धांत की और अधिक व्याख्या की और कोपरनिकस के सिद्धांत को सत्य सिद्ध किया और उन्होंने गणितीय प्रमाण दिए। यानी मैथमेटिकल, यानी गणित के आधार पर सिद्ध किया। ठीक है, उन्होंने ये प्रमाण क्या दिया? गणित का मैथमेटिक फॉर्मूला देकर उन्होंने सिद्ध किया कि कोपरनिकस जो बात कह रहा है कि सूरज केंद्र है, पृथ्वी चक्कर लगा रहा है, उसका हमारे पास क्या है? गणितीय प्रमाण है। तो उन्होंने गणितीय प्रमाण प्रस्तुत किया और गणितीय प्रमाण प्रस्तुत होने के कारण कोपरनिकस का जो प्रूफ था वो सत्य होता है कि आखिरकार पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है। तो जॉन केपलर, कोपरनिकस और ब्रूनो, इन तीनों ने ये बात कही थी एक चीज में कि पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है। तो इस प्रकार खगोल शास्त्र में यह कार्य हुए। अब इसके बाद में जो है वो है व्यक्ति है न्यूटन। न्यूटन कौन है? न्यूटन एक खगोल शास्त्री है, एक वैज्ञानिक है जिन्होंने सिद्धांत दिया था क्या? किस बात का? गुरुत्वाकर्षण शक्ति का। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया था। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया है। इसके अलावा इन्होंने कह सकते हो कि पृथ्वी की अन्य भौगोलिक घटनाओं के ऊपर भी वर्णन किया है। न्यूटन ने क्या? पृथ्वी की अन्य भौगोलिक घटनाओं का भी वर्णन किया है। तो हमारे यह प्रमुख इतिहास यानी हो गए, भूगोल से जुड़ी हुई बातें हो गई। भूगोल के अलावा और लोगों ने क्या किया है? इसके अलावा जो हमारे पास है वो है गैलीलियो।
गैलीलियो। गैलीलियो ने क्या किया है? एक तो उन्होंने दूरबीन का निर्माण किया। क्या किया है? दूरबीन का निर्माण किया है। किसी दूर की चीज को उन्होंने पास में देखने की एक यंत्र बना दिया था। फिर है उन्होंने वाष्प मापन यंत्र, वाष्प मापन यंत्र यानी स्टीम को मापने का उन्होंने यंत्र बनाया। फिर उन्होंने पेंडुलम का सिद्धांत दिया। ठीक है, पेंडुलम का उन्होंने सिद्धांत दिया। पेंडुलम का सिद्धांत क्या होता है? यानी ऐसे जो घंटी बहुत पेंडुलम जो लटकती रहती है उसका सिद्धांत इन्होंने दिया। वाष्प को मापने का यंत्र इन्होंने बनाया और दूरबीन का निर्माण इन्होंने बनाया था। अब दूरबीन का निर्माण इन्होंने कर दिया। इसके अतिरिक्त जो अन्य लोग हुए उनमें है देकार्ते। ठीक है, देकार्ते थे, वो एक फ्रांसीसी थे। देकार्ते जो हैं वो फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने गणित के सिद्धांत प्रस्तुत किए। गणितीय सिद्धांत प्रस्तुत किया। कैसे? कि इन्होंने बीज गणित है उसको ज्यामिति में कन्वर्ट किया। ठीक है, बीज गणित को इन्होंने क्या है? ज्यामिति में कन्वर्ट किया। तो देकार्ते वह व्यक्ति है जिन्होंने बीज गणित और ज्यामिति के सिद्धांत प्रस्तुत किए। तो देकार्ते ने क्या किया? बीज गणित और ज्यामिति के सिद्धांत प्रस्तुत किए, मैथ पे काम किया। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया, वाष्प मापन यंत्र का आविष्कार किया और पेंडुलम का सिद्धांत दिया। और वहीं पर हम बात करते हैं न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण शक्ति। ठीक है, और फिर इसके बाद केपलर हुआ, ब्रूनो हुआ और कोपरनिकस हुए। इन्होंने क्या सिद्धांत दिया? इन्होंने सिद्धांत दिया है पृथ्वी के एक ग्रह होने का और वह सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो इस प्रकार खगोल शास्त्र में, भूगोल में और फिर गणित में इन चीजों में मुख्यतः विकास हुआ है, नवीन खोजें हुई हैं। तो पुनर्जागरण के कारण क्या हुआ है कि काफी अधिक वैज्ञानिक विकास होता है। विज्ञान के जितनी भी शाखाएं हैं उनमें कुछ ना कुछ आविष्कार इस समय दिखाई देते हैं। तो वैज्ञानिक आविष्कार इस समय की एक प्रमुख घटना है।